देखिए, कल हम नॉर्मलता के बारे में कुछ बताए थे। नॉर्मलता किसे कहा जाता है और कैसे सवालों को लगाया जाता है। पहले आज भी सुन लीजिए नॉर्मलता कैसे कहा गया। एक लीटर विलयन में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। अब हम नॉर्मलता की गणना कैसे करते हैं, इसके लिए सूत्र क्या है। नॉर्मलता को देखिए किससे दर्शाया जाता है। नॉर्मलता को दर्शाते हैं हम यन से दर्शाएंगे, यन से दर्शाया जाएगा और ये दिया जाएगा तुल्यांकों की संख्या। तो यहाँ पर लिख लीजिए नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन क्या लिया जाएगा लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन क्या हो जाएगा लीटर में। अब हम विलय की तुल्यांकों की संख्या की गणना के लिए क्या सूत्र लगाएंगे। विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का क्या हो जाएगा, विलय का तुल्यांकी भार, विलय का क्या हो जाएगा तुल्यांकी भार। अब देखिए, अगर हम विलय की तुल्यांकों की संख्या अलग गणना करते हैं तो विलय का भार तो दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा तो गणना हो जाएगा, लेकिन विलय का जो तुल्यांकी भार है वो अलग अलग तरह से निकाला जाता है। जैसे देखिए, यदि आपका दिया गया क्या हो, क्षार हो या अम्ल हो या क्या हो लवण हो, तो इनमें से तीनों को अलग अलग से हम निकालेंगे विलय का क्या तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार निकालने के लिए पहले हम इसको निकालेंगे मोलर द्रव्यमान कहिए और चाहे अणुभार कहिए, मोलर द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान कहिए, चाहे उसको क्या कहिए अणुभार कहा जाए। तो जो परमाणु भारों का योग तत्व का आता है यौगिक का, वही उसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा या अणुभार हो जाएगा। अब देखिए, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का चाहे अणुभार कहिए और चाहे मोलर द्रव्यमान निकालते हैं तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है 23 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और हाइड्रोजन का 1 हो जाता है। अब सब जोड़ने पर हमारा कितना आ जाता है 40 आ जाता है। अब ये 40 क्या हो गया मोलर द्रव्यमान कहिए चाहे अणुभार हो जाता है। अब हम निकालेंगे तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार अगर क्षार है तो OH अणुओं की संख्या से अणुभार में क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो विलय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अब जो विलय पदार्थ होगा उसका अणुभार निकालेंगे। अगर अम्ल है तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या से भाग, अगर क्षार है तो OH परमाणु की संख्या से हम क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के क्या निकाल रहे हैं विलय का तुल्यांकी भार, क्योंकि यही पदार्थ घोला गया है अर्थात यही पदार्थ विलय हो जाएगा। विलय का तुल्यांकी भार, विलय का हो जाएगा तुल्यांकी भार। तो विलय का तुल्यांकी भार, अब देखिए हमने इसका अवभार क्या निकाले हैं 40 और OH की संख्या कितनी है 1 है, तो 1 से भाग देंगे, इसका तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये तो क्षार के लिए था। हम अम्ल के लिए जैसे मान लीजिए H2SO4 का उदाहरण दिए हैं तो H2SO4 का हम क्या निकालेंगे पहले, इसमें भी वही निकाला जाएगा अणुभार निकालेंगे। तो अणुभार जो होता है परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है अणुभार कहलाता है। तो इसमें हाइड्रोजन के कई परमाणु हैं 2 परमाणु, 2 को 1 से गुणा कर देंगे, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 चौके कितना हो जाएगा 4 परमाणु है, 1 परमाणु का 16 होता है। तो इसको हम गुणा करेंगे क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु था ना, तो 1 परमाणु का परमाणु भार 1 होता, अब 2 का लेना होगा तो 2 से हम गुणा करेंगे। यहाँ सल्फर का 1 परमाणु था इसलिए 1 परमाणु का 32 होता है, यहाँ ऑक्सीजन का 4 परमाणु है तो 4 से गुणा कर देंगे 16 में।
अब टोटल हम निकालेंगे तो 16 चौके 64 हो जाएगा, और ये आपका 32, और 32 में 2 जोड़ में कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 और 4 3 9, 98 इसका क्या हो जाएगा अनुभार हो जाएगा। अब हम इसका भी निकालेंगे क्या, ये भी अम्ल है, तो अम्ल के लिए हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या का से अनुभार में भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, तुल्यांकी भार हो जाएगा। विलय का क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार हो जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे 98, और देखिए हमें हाइड्रोजन परमाणु क्या है 2 है ना, तो 2 से भाग दे दीजिए, तो 2 से भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा और 2 9 18 हो जाएगा। तो इसका कितना आ गया 49 आ गया। H2SO4 का ये अम्ल था, इसका आ गया तुल्यांकी भार। अब आपका नंबर आता है लवण के लिए, तो लवण में आयनों की संख्या दी जाएगी। जैसे हम सोडियम और कार्बोनेट, अब इनको अगर हम आयनों में तोड़ते हैं तो इस पर सोडियम पर प्लस आवेश हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 परमाणु था, 2 से हमने गुणा कर दिया है, और कार्बोनेट का क्या हो जाएगा -2 होता है। अब चाहे आप प्लस का आयन लीजिए, चाहे ऋणात्मक का आयन लीजिए, तो अब इसके लिए भी इसका निकालेंगे क्या, सब में निकाला जाएगा, और भार को निकालना अनिवार्य है, सबके लिए और भार निकाला जाएगा। तो हम निकाल रहे हैं Na2CO3 का अनुभार। अब देखिए यहाँ पर सोडियम का क्या परमाणु है, 2 परमाणु है, तो हम 2 से गुणा करेंगे कितने में, इसका 23 होता है परमाणु भार। कार्बन का आप जानते हैं 12 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। अब इसका हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा, ये तो 12 वैसे रहेगा, और 16 से कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। तो अब इस सबको हम लेंगे जोड़, तो आप देखिए ये 8 और 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 4 8 9 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 106 आ जाएगा। अब इसमें क्या आयन बन रहे हैं, 2 आयन, तो 2 से हम करेंगे भाग, क्योंकि इसमें देखिए चाहे धनात्मक का आयन लीजिए चाहे ऋणात्मक का, क्योंकि यह लवण है, लवण के लिए तुल्यांकी भार निकालने का यह नियम है। तो इसको हम भाग देंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, तो मतलब करें 2 बचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 2 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। तो ये लवण के लिए आयनों की संख्या, अम्ल के लिए हाइड्रोजन का परमाणु, और क्षार के लिए OH। जब भाग देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, निकल जाता तुल्यांकी भार निकल जाता है। अब देखिए हमने तुल्यांकी भार निकाल लिए हैं, ये तुल्यांकी भार निकालने का नियम था। अब क्या करेंगे हम, इस पर एक सवाल देखेंगे आप सब। इस पर एक सवाल देखते हैं आप कैसे सवाल को हल करते हैं। अगर नॉर्मलता की गणना करनी हो तो, नॉर्मलता की गणना करनी हो तो कैसे हम सवाल को हल किया जाता है, इसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। जैसे मान लिया एक सवाल दिया गया है, कह रहा है 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात विलय का पदार्थ हो जाएगा। तो इसको हम अगर हम यहाँ निकालेंगे तो विलय का भार हो जाएगा, क्या दिया गया है, विलय का भार दिया गया है, विलय का भार दिया गया है। तो विलय का भार कितना दिया गया है, 4 ग्राम दिया गया है। सवाल लगाते से पढ़ते जाएंगे, उसका मान लिखते जाएंगे। तो 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोलकर उसका कुल आयतन कितना कर लिया गया है, 250 मिलीलीटर कर दिया गया, 250 मिलीलीटर कर दिया गया है। अब यह मिलीलीटर है, आयतन किस में दिया जाता है, देखिए सदैव लीटर में दिया जाएगा। तो इसको हमको लीटर में चेंज करने के लिए 250 बटे क्या कर देंगे 1000 कर दिया जाएगा। अब यह मान किस में हमारा आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। अब ये 0 से 0 कटेगा, 25 चौका कितना हो जाएगा 100, 4 अर्थात कितना आ जाएगा 1/4 इसका क्या आ जाएगा, लीटर में आयतन आ जाएगा, 1/4 लीटर में आयतन हो जाएगा। कह रहा विलयन की नॉर्मलता की गणना करनी है, जो कि पहले हम बता चुके हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात कास्टिक सोडा होता है, इससे NaOH इसका सूत्र हो जाएगा। इसका हम क्या निकालेंगे, अब यहाँ निकाला जाएगा अनुभार। और भार निकालने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है क्योंकि हमको यहाँ पर विलय के तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए सूत्र बना है। विलय का भार तो आपका 4 ग्राम दिया गया, अब विलय का तुल्यांकी भार निकालने के लिए अनुभार निकालेंगे, और जितने हाइड्रोक्साइड आयन
अर्थात ओ एच आयन होंगे उनके परमाणु से क्या कर देंगे, भाग देंगे। तो अभी हमने निकाला तो इसका कितना आ गया था, 40 था, और इसमें वो इसकी संख्या कितनी, 1 हो जाएगी। तो इसका हम यहाँ पर देखिए ये तो भार हो जाएगा। अब यहाँ पर निकाल लीजिए विलय का क्या हो जाएगा, तुल्यांकी भार। विलय का क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकाल लेंगे। तो तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा, 40, और हमने बताया क्षार के लिए की संख्या से भाग देंगे तो यहाँ पर 1 है, तो इसका कितना हो जाएगा, 40 आपका आ जाएगा, तुल्यांकी भार आ गया। अब हम विलय के तुल्यांकों की संख्या ही पर गणना कर लेते हैं। तो क्या निकालेंगे, विलय के तुल्यांकों की संख्या, विलय के तुल्यांकों की क्या हो जाएगी, तुल्यांकों की संख्या की गणना, तुल्यांकों की संख्या की क्या करेंगे, गणना करेंगे। तुल्यांकों की संख्या की गणना के लिए क्या सूत्र है, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार। तो विलय का भार 4 दिया गया है और विलय का तुल्यांकी भार हमारा कितना निकल गया, 40। अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे तो 1 का निकट जाएगा, बचेगा कितना, 10, 1/10 हो जाएगा। इसको भाग देंगे तो 0.1 आपका क्या जाएगा, विलय के तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी। अब हम नॉर्मलता गणना के लिए सूत्र में प्रयोग करेंगे। तो नॉर्मलता के लिए सूत्र हमने क्या लिखा है, नॉर्मलता बराबर विलय के तुल्यांकों की संख्या, जो कि विलय की तुल्यांकों की संख्या आपकी इतनी निकल चुकी है, तो इसके स्थान पे क्या लिखा जाएगा, 0.1 हो जाएगा। और विलय का आयतन लीटर में, आयतन कितना लिखा, 1/4, तो यहाँ कर देंगे हम क्या, 1/4। अब ये पोजीशन हमारा ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा, 0.1 इंटू 4 और 1 बटे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो 0.4 आ जाएगा और 1 से भाग दें, कोई मान परिवर्तन आएगा, अर्थात कितना हो जाएगा, 0.4 इसकी क्या निकल जाएगी, नॉर्मलता निकलेगी। 0.4 इसका हो जाएगा तुल्यांक बटे क्या हो जाएगा, आयतन लीटर में हो जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा मात्रक तुल्यांक बटे आयतन लीटर में। तो देखिए नॉर्मलता की हमारी गणना हो गई है। अब इसी ढंग से सब सवाल लगाए जाएंगे और आपको आज बता रहे हैं क्या, मोलरता बता रहे हैं। मोलरता किसे कहा जाता है, पहले इसको समझेंगे। देखिए मोलरता में और नॉर्मलता में पर अंतर कितना होता है, उसमें नॉर्मलता में हम तुल्यांकों की संख्या लेते हैं और मोलरता में किसकी संख्या लिया जाता है, मोलों की संख्या ली जाती है। मोलरता में मोलों की संख्या, नॉर्मलता में क्या किया जाता है, तुल्यांकों की संख्या ली जाती है। तो अब ये देखिए नॉर्मलता में आयतन दिया गया है, अगर हम ताप बढ़ाते या घटाते हैं तो आयतन का मान बदल जाएगा, अर्थात जब आयतन बदलेगा तो नॉर्मलता में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात ताप परिवर्तन करने से नॉर्मलता का मान बदल जाता है। अब आप लीजिए मोलरता, तो मोलरता की देखिए परिभाषा क्या होता है, क्या कहा जाता है, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है, मोलरता कहलाती है। हमने नॉर्मलता में क्या लिए थे, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता थी, और मोलरता में थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना है, विलयन के 1 लीटर में विलीन विलय के मोलों की संख्या विलयन की क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। नॉर्मलता के आधार पर मोलों की संख्या ले लेना आपको। अब इसके लिए सूत्र क्या बनता है, विलयन की मोलरता बराबर, विलयन की क्या हो जाती है, मोलरता। ये सब रसायन विधि द्वारा विलयन की सांद्रता व्यक्त करने की क्या है, विधि है। तो विलयन की मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या, विलय की क्या हो जाता है, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की क्या हो जाती है, संख्या हो जाता है। और दोनों में आयतन लीटर में ही लिया जाता है। आयतन क्या हो जाएगा विलयन का, लीटर में, विलयन का आयतन, आयतन क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में हो जाएगा। अब देखिए, अब जैसे उसमें हम तुल्यांकों की संख्या गणना करते थे, तो मोलों की संख्या भी अलग हम गणना कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या हम निकालेंगे, मोलों की, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय की मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलय का भार बटे विलय का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा। तो विलय का हो जाएगा भार बटे विलय का क्या हो जाएगा, अणुभार हो जाएगा।
अब जैसे उसमें हमने अणुभार गणना किए थे, परमाणु भारों का योग क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। उसी ढंग से इसमें भी अणुभार गणना किया जाएगा और विलय का भार दिया रहेगा। अब देखिए मोलों की संख्या को हम स्मॉल एम से दर्शाते हैं। अगर विलय है तो उसके लिए स्मॉल एम, अगर विलायक रहेगा, विमोल प्रभाज में विलायक की भी गणना की जाती है तो उसके लिए कैपिटल एम हो जाता है। और विलय के भार को स्मॉल डब्ल्यू से और विलय के भार को स्मॉल एम से दर्शाया जाता है। अब आपको उतना बड़ा लिखने से आपको दिक्कत दूर हो जाती है। अब मोलरता को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एम से दर्शाया जाता है। अब यहाँ पर विलय की मोलों की संख्या पर अगर हम अलग गणना करते हैं तो उसके स्थान पे स्मॉल एन बटे बी क्या हो जाएगा, लीटर में आयतन हो जाएगा। या आपका मोलों की संख्या सूत्र में रख के ही गणना करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसके स्थान पे स्मॉल डब्ल्यू बटे एम बटे क्या हो जाएगा बी, आयतन क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा। अब मोलरता एम बराबर क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू, एम आपका नीचे चला जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा आयतन क्या हो जाएगा लीटर में हो जाएगा। सजो आयतन लीटर में ही लेना है और अगर आप इसका आयतन लीटर में लेके ही गणना की जाती है। अब आप इस पर एक सवाल देख लीजिए, क्या है, कह रहा है कि 20.6 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिली जल में घोला गया, प्राप्त विलय की मोलरता क्या होगी। तो 20.6 ग्राम विलय का क्या दिया गया, भार दिया गया। 20.6 ग्राम विलय का भार दिया गया है और क्या दिया गया, सोडियम ब्रोमाइड, Na क्या है, Br है। अब Na Br की हमको मोलों की संख्या निकालने के लिए इसका भार निकाला जाएगा। तो सोडियम आप जानते हैं इसका परमाणु भार कितना होता है, 23 होता है और इसका ब्रोमीन का क्या होता है, 80 होता है। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा, 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 103 इसका क्या आ जाएगा, अणुभार आ जाएगा। अब हम अलग अलग गणना करना चाहते हैं मोलों की संख्या को, तो देखिए इसको अलग गणना करके लगा सकते हैं या इसी सूत्र में रख के हम इसको हल कर सकते हैं। तो पहले हम अलग लगा के गणना करके बता रहे हैं। विलय का भार बटे विलय का अणुभार आपका आगे 103 आ गया है। ये जब दशमलव हटाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे 10 से आप गुणा कर दीजिए। कितने से गुणा करेंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है तो इसीलिए 10 से जितना अंक के बाद दशमलव होता है उसमें जीरो संख्या लगा के गुणा करते हैं, बटे हो जाएगा 103। देखिए दशमलव यहाँ पर लगाया गया है तो इसको गुणा करेंगे तो यहाँ नीचे भी 10 से गुणा किया जाएगा ऊपर नीचे। तो इसको गुणा करने पर आपका दशमलव जो होगा एक अंक बाद लगेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा और इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा 1030 हो जाएगा। अब हम चाहें तो ये दशमलव और जीरो का कोई अस्तित्व नहीं है, अर्थात इसको लिख देंगे 206 और इसको लिखा जाएगा 203। या जिसमें हम गुणा करते हैं तो इसका दुगना हम कर देते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 का 0 और 2 हो जाएगा, अर्थात 2 बार जाएगा क्या कर जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक 0 बचा हुआ है तो अर्थात यहाँ पर 10 बचा हुआ रहेगा, भाग देंगे तो 0.2 आ जाएगा, इतना हमारी निकल जाएगी नॉर्मलता। अब आयतन कितना दिया गया है, 500 मिलीलीटर आयतन दिया गया, अर्थात 500 किसमें दिया है, मिलीलीटर में दिया गया है, मिलीलीटर में आयतन दिया गया है। अब इस आयतन को हमको लीटर में चेंज करना है तो 500 बटे क्या कर देंगे 1000 कर दिया जाएगा। अब ये 2 जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, अर्थात 1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1/2, या तो 1/2 लिख दीजिए या इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, यही 10 से भाग देंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए दोनों मान हमारा निकाला गया है, हम मोलों की संख्या निकाल लिए हैं, आयतन लीटर में निकाल लिए हैं। अब इसको हम हल करने के लिए सूत्र में क्या करते हैं, रख देते हैं। तो सूत्र में रखने के लिए हमको क्या किया जाएगा, देखिए हमने मोलरता के लिए सूत्र बनाया है कैपिटल एम बराबर, अब इसको इसका मान हम निकाल लिए इसलिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारी मोलों की संख्या कितनी आ गई 0.2 आ गई है और बटे आयतन लीटर में कितना आ गया 0.5 आ गया है। अब देखिए ये दोनों एक सीध में थे इसीलिए दशमलव उसको कट जाएंगे, कितना बचेगा 2/5 हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा 20, इतना आ जाएगा। इसका मात्रक होगा मोल बटे क्या आ जाएगा लीटर आ जाएगा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा मोल बटे लीटर। अब ये आपका एक तो इधर से हल कर सकते हैं, दूसरा हम इसी सूत्र में सम मान रख के हल कर सकते हैं। तो देखिए सम मान रख के हम कर रहे हैं, मोलों की संख्या अलग नहीं निकालेंगे। विलय का भार आपका दिया गया कितना गया है 20.6 दिया गया है और अणुभार आपने निकाला है कितना 103 निकाल लिए हैं। आयतन आपका कितना आ गया है, आयतन हमने गणना किया 0.5 आ गया है। अब देखिए इसको हम इधर से भी निकाल सकते हैं,
देखिए अब यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, दशमलव हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना बचेगा 206 बच जाएगा, नीचे 103 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। यदि हम 2 से गुणा का दुगुना करते हैं तो इतना मान आ जाता है, तो 2 हो जाएगा, अर्थात m बराबर कितना आ जाएगा 2/5 आ जाएगा। अब इसको हम 5 चौक कितना हो जाएगा 20, तो 0.4 मोल बटे लीटर आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर। देखिए जो यहाँ है दोनों विधि द्वारा किया आएगा, इसको आप आसानी से हल कर सकते हैं। अच्छा एक सवाल आप और देखेंगे जो अक्सर पूछा जाता परीक्षा में, अक्सर परीक्षा में जो सवाल पूछा गया है क्योंकि उसमें क्या दिया है उस सवाल को पहले समझेंगे तब आपको आएगा। सवाल को पहले समझेंगे। कह रहा है जल की मोलरता की गणना कीजिए, क्या गणना करना है, जल की मोलरता की गणना कीजिए और जल का घनत्व दिया गया 1 ग्राम पर मिलीलीटर दिया गया। क्या दिया गया सवाल में, जल की मोलरता की गणना कीजिए और जल का घनत्व 1 ग्राम बटे मिलीलीटर है। तो इसमें देखिए केवल यही दिया गया है, जल का घनत्व दिया गया। क्या दिया गया है, जल का घनत्व दिया गया है। जल का घनत्व कितना दिया गया, 1 ग्राम बटे क्या दिया गया, मिलीलीटर दिया गया। क्या दिया गया, 1 ग्राम बटे मिलीलीटर जल का घनत्व दिया गया है। अब इसमें तो आपका हमको निकालना पड़ेगा, आयतन भी निकालेंगे और उसका भार भी निकाला जाएगा। तो आप जानते हैं, देखिए हम लिख सकते हैं जल का घनत्व, जल का पहले लिख दिए आयतन, जल का आयतन क्या हो जाएगा, अगर हम आयतन लेते हैं आयतन, तो आयतन बराबर देखिए 1000 मिलीलीटर में 1 लीटर होता है। 1000 मिलीलीटर में कितना हो जाता है, एक आपका लीटर हो जाता है। 1000 मिलीलीटर में क्या हो जाता है, 1 लीटर हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, इसका जल का देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, एक सूत्र बनता है, घनत्व बराबर यहाँ हो जाएगा, आप ले लीजिए विलय का भार ले लीजिए या जल का भार लीजिए, विलय नहीं जल का भार, जल का क्या हो जाएगा भार हो जाएगा, जल का भार हो जाएगा बटे जल का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा आयतन हो जाएगा। तो जल का आयतन हो जाएगा। यदि हम इसको भार निकालना चाहते हैं तो जल का भार को अगर हम बाहर निकालते हैं, जल का भार को बाहर निकालते हैं तो जल का भार बराबर जल का घनत्व हो जाएगा, जल का क्या हो जाएगा घनत्व हो जाएगा, जल लिख दीजिए, जल का क्या हो जाएगा जल का घनत्व, जल का घनत्व गुणे, अब देखिए जल का आयतन हो जाएगा तो यहाँ लिख देंगे जल का क्या लिखा जाएगा, यहाँ लिख जाएगा आयतन, जल का आयतन हो जाएगा। अब यहाँ जल का घनत्व कितना दिया गया है, आपको दिया गया 1, तो हमने जल का घनत्व 1 लिख दिया गया है। आयतन अगर हम मिलीलीटर में लेते हैं तो मिलीलीटर में दिया गया तो क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो जल का भार कितना आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा, जल का भार क्या आ जाएगा 1000 ग्राम आ जाएगा। अब आपका भार भी पता चल गया, आयतन भी पता चल गया, अब जल का निकाल लीजिए और भार, तो जल का अणुभार क्या हो जाएगा H2O होता ना, तो जल का अणुभार, तो अणुभार बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, परमाणु क्रमांक भार 1 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब 2 और 16 कितना हो जाएगा 18, इसका निकल गया, भार भी निकल गया है। अब हम आप निकाल सकते हैं, हम एक ही साथ सूत्र में रख के लगा रहे हैं, मोलरता बराबर विलय का भार और विलय का अणुभार बटे आयतन क्या कर दिया लीटर में कर दिए हैं, बटे आयतन क्या हो जाएगा लीटर में कर दिया गया है। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा मान क्या आ जाएगा, m बराबर और विलय का भार कितना आपका निकला 1000 निकल गया है ग्राम में, तो 1000 हो जाएगा और बटे अणुभार कितना निकला 18, आयतन लीटर में दिया जाएगा, 1 लीटर आपका आयतन हो जाएगा। अब इसको अगर हम भाग देते हैं तो एक बटे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, भाग देने पर कितना आ जाएगा 55.56 मोल बटे क्या हो जाएगा या लीटर में आंसर आ जाएगा। ये आपका इस विधि द्वारा हल कर सकते हैं और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट अक्सर परीक्षा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है।